सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शब्द सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगत सिंह का नाम हो तो हर कोई पूरी तरीके से जोश से लबरेज हो जाता है। 23 मार्च 1931 ये वो दिन था जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई अंग्रेजों की तरफ से। वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश में स्वतंत्रता के लिए तमाम लोगों के बीच में उस लौ को जलाया, जिसके बाद आज आप और हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक शख्स जिसने अपनी की जान की बाजी दे दी भारत माता के आजाद कराने के लिए, एक शख्स जिसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया क्योंकि आप और हम इस आजाद हवा में सांस ले सकें। आखिर उसे हमने क्या दिया है? 1931 के बाद से आज तक कितनी सरकारें आई और चली गई, देश आजाद भी हुआ, लेकिन क्या हमने वो सम्मान जो कि भगत सिंह को मिलना चाहिए था वो दिया है? क्या आज भी ये देश भगत सिंह ने जो इस देश को दिया उसके बाद उस तरीके के सम्मान को लौटाने की जो स्थिति उनकी थी, क्या उसमें देश है? क्योंकि आज भी हमारे देश की किसी सरकार ने भगत सिंह को वो सम्मान लौटाते हुए शहीद तक का दर्जा नहीं दिया है। आज भी ये देश, इसकी सरकारें शहीद भगत सिंह कहती जरूर हैं लेकिन मानती नहीं। आज भी हर कोई शहीद आजम भगत सिंह कहता है, लेकिन ये सिर्फ बातों में है, कागजों में नहीं। सवाल यह है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी शहीद आजम के साथ न्याय क्यों नहीं? और यह सवाल आज इसलिए क्योंकि 2013 के बाद जब आरटीआई के जरिए इस देश की उस वक्त की सरकार से सवाल किया गया कि आखिर क्या भगत सिंह को शहीद का दर्जा है, तो सरकार की तरफ से कहा गया था नहीं, क्योंकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। क्या भगत सिंह की शख्सियत को डिफाइन करने के लिए, क्या उनकी शख्सियत के आगे शहीद जैसा शब्द इस्तेमाल करने के लिए क्या जरूरी है कानूनी आधार की? क्या भगत सिंह इस देश के कानून से ऊपर हैं? सवाल यह है कि इस देश के अंदर यह स्थिति किसने खड़ी की है और क्या भगत सिंह के साथ यह न्याय इस देश ने किया है? इस बार हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज जवाब तो चाहिए में हम एक मुद्दा लेकर सरकार से जवाब मांगने पर मजबूर हैं, जो कि कहीं से सवाल के लायक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जिसको दीजिए जान वो ना करे मान। लेकिन सुदर्शन न्यूज का नारा ही है, देश नंबर 1 बनाना है, और ये तभी होगा जब सत्य के लिए आवाज उठाई जाएगी। और ऐसे में आज सत्य के लिए हम ऐसे सवाल पर चर्चा करने को मजबूर है जो कि कहीं से चर्चा का विषय ही नहीं। फिर भी आइए, आज एक मुद्दा हर साल की तरह इस साल भी अपने न्याय के लिए राह जो रहा है, जिस पर एक आरटीआई के जरिए भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने पर जवाब मांगा गया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने गृह मंत्रालय से कहा है कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। इसके साथ ही सीआईसी ने भी बहुत सही कहा है कि अगर नहीं किया जा सकता तो सरकार इसके बारे में हमें बताए और इसका विस्तृत स्पष्टीकरण दे कि आखिर वो भगत सिंह के मामले में क्या सोच रही है। आपको ये बता दे कि एक आरटीआई में भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने के बारे में जानकारी मांगी गई थी। उसमें आवेदन कर पूछा गया है कि क्या भगत सिंह को क्रांतिकारी का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, और इसकी कानूनी सीमाएं क्या है। इसके बाबत सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने आरटीआई के आधार पर कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार जो सुविधाएं और पेंशन देती है वो भगत सिंह को नहीं मिलती, क्योंकि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। अब इस पर सुदर्शन का सवाल
आखिर सरकार ने अभी तक भगत सिंह को शहीद क्यों नहीं घोषित की? हमारे देश के क्रांतिकारी और देशभक्त पर ऐसे सवाल क्यों? पंजाब सरकार ने सर्वजीत सिंह को शहीद घोषित किया है, लेकिन अभी तक भगत सिंह को क्यों नहीं? आखिर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा नहीं मिलना, इसका जिम्मेदार कौन है? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद घोषित करने की मांग तो चल ही रही है, लेकिन हर साल उनकी सालगिरह और बरसी पर यह मांग और तेज हो जाती है। लेकिन भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों की अनदेखी की गई और अब तक की जा रही है। आखिर हमारे देश के लिए शहीद होने वाले वीर योद्धाओं के लिए क्या सरकार को इतना सोचने की जरूरत नहीं है? हमारा सवाल जनता और सरकार से है कि आखिर क्या हमारी मांग गलत है? ये अब आपको तय करना है। सुदर्शन न्यूज के लिए शशिकेश रंजन की रिपोर्ट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो आज सिर्फ एक सवाल कि आखिर भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं और इसके लिए जिम्मेदार कौन? हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ वंदना पांडे जी हैं, संघ विचारक हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजेश यादव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, पीयूष ठाकुर साहब बीजेपी की तरफ से, सुनीत चोपड़ा साहब है हमारे साथ यहां पर सीपीएम की तरफ से, और साथ ही साथ एसके दत्ता साहब हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले शुरुआत पीयूष ठाकुर आपसे। सरकार जिसकी हो, सवाल पहला उससे बनता है। वर्तमान में जिम्मेदारी आपकी है, आखिर क्यों आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं? देखिए सुमित जी, पूरे देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए भगत सिंह शहीद हैं। इस देश का जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो सभी उनको वो सम्मान मिला भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा होना पूरे देश के लिए लाजमी है और स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। इसका मैं उदाहरण इसका सबसे पहला ये दूं, आप देखिए कि भारत रत्न देने में जिस तरह से लोगों के साथ जो पार्टी पक्षपाती रही है, उसका एक उदाहरण आप उसकी एक वानगी देखिए कि अंबेडकर जी को भारत रत्न 1991 मिला है। उसके बाद जो अन्य भी जो लोग रहे हैं, चाहे वो जेपी हो, चाहे वो गोपीनाथ वरदोई हो, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए रहे हैं, सभी को जब चाहे तो हम सरकार में किसकी चाहे तो समर्थन दे रहे थे, या फिर नहीं तो हमारी सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है। इवन सरदार पटेल की घोषणा भारत रत्न की पूर्ववर्ती सरकार ने की, जो कि नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में हुई है। सर, बहुत अच्छी चीज है। अटल बिहारी वाजपेयी को भी आप ही ने दिया और देना चाहिए, जो इस जो है सम्मान के लायक हैं, जो इस सम्मान के हकदार हैं, बिल्कुल उनका सम्मान होना चाहिए। जो क्रांतिकारी हैं, जो छूट गए हैं, जिनको आप पहले सम्मान पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, आप कर रहे हैं। सवाल फिर भी वही है ना सर, वही सवाल जो 2014 पे पूछा जा रहा था। पूर्ववर्ती सरकार ये कह रही थी कि नहीं है, उनका तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है। सर, पिछले 4 साल के बाद इतना वक्त क्यों लगता है? ठीक है सुमित जी, मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए, उन लोगों से तब उम्मीद मत कीजिए जो लोग उन्हें टेररिस्ट बताते हैं। और उन्होंने कहा जब, और मैं एक छोटा सा उदाहरण का मतलब इतिहास का एक कुछ पन्ना उलट दूं, याद आप कीजिए कि ये भगत सिंह के ही फांसी से बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद की बहस हुई थी नेहरू की जी के साथ, और उसके बाद हुआ फिर उस बहस के बाद अल्फ्रेड पार्क में गए, वहां पर पुलिस आ गई और फिर बाद में उनको पुलिसिया गोली। ठाकुर साहब, ये सारे सवाल पूछूंगा मैं यहाँ पर राजेश यादव साहब से। मैं पूछूंगा इनसे कि इन्होंने क्या करा। ये 1947 के बाद से आखिर कहां सो रहे थे? इन्हें इतना वक्त क्यों लग गया कि 2014 तक आते आते इनकी सरकारें एक के बाद एक बीतती चली गई, जिनके पास इतना वक्त नहीं था कि जहां पर एक शख्स ने अपने प्राण त्याग दिए, वहां पर जाने का वक्त इनके लोगों को नहीं मिल रहा था। ये सारे सवाल इनके लिए, कि पीयूष ठाकुर के लिए सिर्फ एक सवाल, 2014 के बाद भी आज तक जब आपकी सरकार के पास लगभग जो है खत्म होने वाला है, शहीद का दर्जा क्यों नहीं? सर, यही सवाल है मेरा, और सबसे यही सवाल आज मैं पूछूंगा। मेरा दूसरा सवाल नहीं है, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है और कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा कि आखिर भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं? जिम्मेदार कौन? स्वीकार करेंगे आज? तो आखिर कब मिलेगा भगत सिंह को इंसाफ और कब दिया जाएगा उन्हें शहीद का दर्जा, और इसका जिम्मेदार कौन है?
कि 1931 के बाद आज तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और दूसरा सवाल जो है मेरा आपसे यहां पर, राजेश यादव साहब, सरकारें तो आपकी सबसे ज्यादा रही, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? देखिए, ये जो आपका मुद्दा है गंभीर मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति के ही शिकार होता रहा है कि हमने ये कर दिया, कांग्रेस ने नहीं करा, 4.5 में हमने ये कर दिया, आपने बहुत ही कुछ कर दिया तो इसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया। बात ये नहीं है, जो भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, इसका उसकी तरफ हमें खोज करनी चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, सब यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बताएंगे सब। देखिए, ये आपने कहा था कि ये 2013 में मनमोहन सिंह सरकार को क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें ये लिखा है कि हाँ, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है जो भी उनने सूचनाएं दी थी। उसके बाद ये 2016 में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई थी तब भी वो डाली थी, तब भी वही सेम जो मंत्रालय से सेम सूचना मिली। दोनों से यही सवाल पूछ रहे हैं। अब जो हम तो यही पूछ रहे हैं ना, 1931 के बाद से देश आजाद हुआ 47 में आकर, और फिर भी आज तक यही स्थिति। अब हम इस पे कहें कि हमने बहुत सम्मान दिया, हमने किताबों में दिया, उसमें दिया, ये सब चीजें नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, उनका जवाब मैं उनसे ले लूंगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी या नहीं थी? देखिए, अब ये क्या समस्या रही हैं, क्या मूल रूप से कानून क्या कहता है, ये सब चीजें हैं। ये तो कानून के लोग भी बैठे होंगे, वो भी बताएंगे। और देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस पे मनमोहन सिंह ने थोड़ा सा 2013 में काम करा था और कहा भी था, राज्यसभा में कहा भी था कि हम ये लाएंगे। फिर अच्छा, जो राज्यसभा में कहते हैं वो काम हो जाता है। नहीं, राज्यसभा में कहा था, इतना पर्याप्त हो जाता है। सुनीत चोपड़ा साहब, आखिर शहीद भगत सिंह से ऐसी कौन सी गलती हुई कि उन्हें यह सजा मिली? शहीद भगत सिंह से कोई गलती नहीं हुई। उसकी अगर आप गलती माने, यही था कि उसने हिंदुस्तान के किसान और मजदूर का साथ दिया था। उसने लेनिन की इज्जत की थी और जेल में लेनिन डे मनाया था। उसकी बैकग्राउंड जब हम देखते हैं तो वो एक आर्य समाजी परिवार से थे। तो आप तो उसे वामपंथी, उसका मतलब तो वामपंथी साबित करने पर आ गए एकदम से। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि उन्हें नहीं, मैं आ रहा हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं उस पे। आप प्रैक्टिकल बात को देखिए। हाँ। आर्य समाजी परिवार से होते हुए मूर्तियों में अंधविश्वास नहीं था। आज हम देखते हैं हर चीज मूर्ति से हो रही है। भगत सिंह ने स्पष्ट कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। लेकिन इतनी बहादुरी थी कि जो लोग उनके साथ भी बिल्कुल मान्यता नहीं रखते थे, उनका भी सहयोग अपनी जिंदगी में मिला। जब सॉन्डर्स केस हुआ, सॉन्डर्स केस में गोकुल चंद नारंग लाहौर बार से भगत सिंह के समर्थन में आए। जब उनको असेंबली में पास मिला तो दीवान चमनलाल, जो कि AITUC के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो पास दिया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो परिस्थितियां हुई उनमें भगत सिंह ने बहादुरी से तय कर लिया कि अगर मुझे फांसी भी दी गई तो मैं अपनी समाजवाद, मजदूर और किसान की जो लहर है उसको सामने रख के बात करूंगा। आपको याद होगा, उन्होंने एक पैम्फलेट निकाला था, उसमें उन्होंने लिखा था, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कष्ट मरे कबू न छाड़े खेत। ये किसान की बात है। लगातार ट्रेड यूनियंस और किसान के साथ जुड़े रहे, लगातार क्रांतिकारी रूस के साथ जुड़े रहे
और जो असली क्रांतिकारी होते हैं वो इनाम नहीं मांगते हैं, वो शहीद का दर्जा चोरों, लुटेरों और शोषणकर्ताओं से नहीं मांगते हैं। तो कौन है ये चोर लुटेरे? भगत सिंह के जितने भी साथी, अभी आएंगे उस पे, भगत सिंह के जितने सर भी शॉर्ट में आ साथी जाइए ना सर, पूरे अजय शॉर्ट में आ घोष जाइए ना सर। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी थे। हाँ, पंडित किशोरी लाल पंजाब के सीटू के प्रेसिडेंट थे। शिव वर्मा उत्तर प्रदेश के हमारे सर स्टेट कौन थे ये कमेटी चोर? के मेंबर थे। सर कौन थे CPI ये के। चोर? ये तो सर सारे लोग भगत सिंह के लाल झंडे के साथ लगे रहे। जयदेव कपूर, अरे सर, सब के सब सर वही है ना, लाल हर झंडे किसी ने के छाट साथ रखा है लगे कि रहे। तो जो है कांग्रेस इसीलिए अपना भगत सिंह बताती है, वो दर्जा आप वामपंथी नहीं साबित दिया करने गया। पर तुल गए हैं, क्योंकि ये बीजेपी लोग अपने लिहाज से डिफाइन निजाम करती है, हैदराबाद लेकिन को किसी के भी पास इतना वक्त राष्ट्रपति नहीं है जो बता सके कि आखिर बनाया शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया। तेलंगाना आप सब मुक्ति कुछ बताएंगे आंदोलन लेकिन के ये नहीं लोगों को बताएंगे कि जो सोचने चोर वाला। कहेंगे, सब कुछ कहेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे जिम्मेदार कौन है। दत्ता साहब पूरी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी जो है यहाँ पर हमारा ये चोपड़ा कहना साहब ने। है, जिम्मेदार ये चोपड़ा जी सब हैं जो शोषणकर्ता राजा महाराजा के साथ रहे और अंग्रेज के साथ सौदा करके हिंदुस्तान को आजाद किया। चलिए बहुत अच्छा, अच्छी बात। मैं बोलूं अब? हाँ बोलिए बोलिए। शहीद भगत सिंह के परिपक्ष में जब बातें आती हैं और उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है, इसके पीछे हमें इतिहास के पन्नों पे जाने की बहुत आवश्यकता है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जब हो रहा था और महात्मा गांधी जी जब भारत को रिप्रेजेंट करने गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने गए, उससे पहले शहीद भगत सिंह के फांसी को लेके, सुखदेव जी और राजगुरु के फांसी को लेके बातचीत हो रही थी और ये कहा गया था कि क्लेमेंसी के लिए कहीं ना कहीं पे लॉर्ड एटले के पास महात्मा गांधी जी कहीं ना कहीं पे गुहार लगाए। महात्मा गांधी जी ने सीधे वे में मना कर दिया था, कहते हुए कि मैं एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को नहीं मानता हूं और एक्सट्रीमिस्टों के लिए मैं किसी तरह का वो नहीं कर सकता हूं, मतलब कि पेशकश नहीं कर सकता हूं क्लेमेंसी के लिए। वहां से ही शुरुआत होती है सारी चीज़ों की विवाद और सारी चीज़ों की जड़, मुसीबत का जड़ वहीं से शुरू होता है। ये केवल शहीद भगत सिंह के परिपक्ष में नहीं है ये बात, चाहे शहीद खुदीराम बोस हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, औरबिंदो हो या फिर आपके लाला लाजपत राय हो, तिलक हो, ऐसे बहुत सारे, चंद्रशेखर आजाद हो, आपके राजगुरु हो, सुखदेव हो, पता नहीं अनगिनत कितने सारे नाम हैं हमारे महान, जितने सारे स्वतंत्रता सेनानी, उन सब को इतिहास के पन्नों पे वो लेजिटिमेसी नहीं मिली जो लेजिटिमेसी के हकदार थे। एक छोटा सा चीज जरूर यहां पे कहूंगा कि पाकिस्तान सरकार से जरूर ये चीज को उदाहरण के तौर पे अपना ले भारत सरकार। पाकिस्तान सरकार ने शहीद भगत सिंह को शहीद माना है और भारत पे इतना साल लग गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य है कि पर आज भी यहाँ पे सुमित एक आज बहुत भी महत्वपूर्ण बिल्कुल बात सर, यहाँ पे कहना हाँ, जरूरी है सर, मुझे आज अगर इसके पीछे अगर कारण अगर हमें ढूंढना है और सुनीत चोपड़ा जी जो इशारे में जो चोर लुटेरे कह रहे हैं, मैं कहूंगा कि आजादी के बाद जो पार्टी इस देश में सरकार बनाने आई और लगातार सरकारों में रही है, कांग्रेस पार्टी, मुझे कोई एतराज नहीं है ये बात कहने से, उनके चलते ही ये चीज नहीं हो पाया। कानून में प्रावधान है शहीद का, कानून में खुला कहीं ना कहीं पे प्रावधान जरूर है कि आप किसी भी महान व्यक्ति को आप शहीद कहला सकते हो, शहीद का दर्जा दे सकते हो और इसीलिए सरबजीत सिंह को शहीद का दर्जा पंजाब सरकार ने दी है। इन केस अगर नहीं भी था तो 1947 के बाद से क्या आज तक इस देश की किसी सरकार को इतना वक्त नहीं मिला कि वो उस पर कोई तर्क वितर्क कर संसद के जरिए जो है कम से कम न्याय दिलवा सके, एक शहीद को जो है न्याय दिलवा सके और उनके नाम के आगे शहीद का जो दर्जा है वो दिलवाया जा सके। और ये उनके लिए किसी भी तरीके का सम्मान नहीं है, ये बल्कि हमारे लिए सम्मान की बात होगी कि हम भगत सिंह को जो है शहीद कहें, शहीद आजम जो है हर कोई कहता है, लेकिन ये सम्मान जो है लोगों के जहन में जरूर है, लेकिन कागजों में कितना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कब मिलेगा शहीद आजम भगत सिंह को उनका सम्मान, यानी उनके नाम के आगे आज तक शहीद का दर्जा क्यों नहीं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए। मिश्रा साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ओपनिंग आपका है, आखिर क्यों इतना वक्त इस देश ने लिया है, इस देश की सरकारों ने लिया है कि भगत सिंह को
ये न्याय नहीं दे पाए आज तक। 2 मिनट बोलना चाहूंगा जी सुमित सर, जी जल्दी। कि भगत सिंह एक ऐसा नाम है, एक ऐसा तूफान है कि अगर थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखें तो आज़ादी के उस दौर पर भगत सिंह की उपस्थिति बनी हुई थी जब हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया था। हमारा आधा देश का जो आधी जनसंख्या भी थी उस वक्त, वो पूरी तरह से आज़ादी का मतलब समझ भी नहीं पा रही थी और आज़ादी मांगने के लिए तैयार भी नहीं थी। जो अलग जगाई वो शहीद आजम ने खासकर जगाई। वो उस वक्त का युवा वर्ग बहुत भ्रमित था। उस वक्त भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का प्रकट होना और उस वक्त जो इन्होंने आग जलाई, जो लौ जलाई, उससे पूरे देश को इतना प्रभावित किया। अगर याद हो 1919 का असहयोग आंदोलन से जहां देश एक बार रोमांचित हुआ था, जलियांवाला कांड हुआ, क्रोध की अग्नि ज्वाला भड़की और उसके बाद भगत सिंह का आना, एक के बाद एक जब कांड होते रहे और जिस टाइम भगत सिंह प्रखर होकर हमारे देश की आजादी की लड़ाई में आए, एक छोटा सा उदाहरण की जो उन्होंने कॉमन हाउस में बम फोड़ा था, तो एक बहुत मैं अपना जानकारी देना चाहता हूं, लोग क्रांतिकारी सब भगत सिंह के लिए जरूर यूज करते हैं, लेकिन भगत सिंह जैसा स्वयं खुद भी बोले हैं और भगत सिंह की जो विचारधारा थी वो कोई क्रांतिकारी या उस वक्त आतंक फैलाने की नहीं थी, वो भी अहिंसा के ही रास्तों पे चलना चाहते थे। जो बम फोड़ा उसके बारे में उन्होंने बनाया और उसके बाद भी देख लें कहीं हिंसात्मक गतिविधि में शामिल होने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो बड़े शांति के प्रयासों से चलते हुए आजादी की पूरी लड़ाई लड़ रहे थे और आजादी के सिवाय उनको कोई समझौता नहीं था। जबकि उस वक्त जो आजादी की लड़ाई थी वो कहीं न कहीं पूर्ण आजादी की मांग नहीं हो रही थी, उस वक्त औपनिवेशिक राज्य या हम कहीं समझौते पर तैयार थे। तो भगत सिंह के द्वारा जो उस वक्त लौ जलाई गई थी पूर्ण आजादी की जलाई गई थी। अब बात आती है यहां पर कि भगत सिंह को आज तक शहीद क्यों नहीं घोषित किया गया। इससे बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, लाखों लोग आजाद होने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किए गए। पेंशन से लेकर जितनी सुविधाएं होती हैं जो कि एक आम आदमी की नौकरी से ज्यादा लोगों को मिली और आज भी मिल रही है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ले। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शहीद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी नहीं माना गया, उनके या उनके परिवार को पेंशन भी नहीं दी जाती। तो एक तो ये कथा है। दूसरी कथा ये है कि आजादी के बाद यही कांग्रेस जो 50-55 साल राज करती है और इस पहलू पर विचार भी नहीं करती, तो ये कितना देश का बिल्कुल, दुर्भाग्य ये है, दुर्भाग्य विडंबना है। तो क्या- लेकिन सुमित जी, वही दूसरी तरफ केवल आज मोदी सरकार को नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल। अटल जी की भी 5 साल सर की सबके सरकार लिए रह सवाल है चुकी सर, और ये भी 5 साल सर की रह हमने चुकी। सिर्फ सबके लिए सवाल हुआ किया नहीं है, क्या? ये इसीलिए मैं हमारा बता रहा हूं। सवाल ये सबके लिए तो है, राजनीतिक- सब जिम्मेदार राजनीतिक हैं, सब मुद्दे जिम्मेदार के- हैं और इसको- इसलिए इस देश के अंदर ये विडंबना है कि आज ये सवाल पूछना पड़ रहा है बिल्कुल सही। कि आखिर क्यों भगत सिंह के साथ ये न्याय हुआ नहीं, क्यों उनको जो है अन्याय का भागी बनाया गया। वंदना जी आपसे सवाल, सरकारें आती रही जाती रही, 2014 तक की स्थिति देखिए और उसके बाद की वर्तमान सरकार की स्थिति देखिए, लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो भगत सिंह के साथ न्याय कर सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी के पास वक्त नहीं है कि वो भगत सिंह जी के साथ न्याय कर सके। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम सीमा पर था तब नरम दल और गरम दल 2 दल बने थे और नरम दल का प्रतिनिधित्व हमारे महात्मा गांधी कर रहे थे और गरम दल का प्रतिनिधित्व हमारे भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे लोगों का नेतृत्व था उसमें, उनका प्रतिनिधित्व था और उनका वर्चस्व था उसमें। वहीं से शुरू हुई वह स्थिति जिसका खुला कहते हैं कि तांडव रूप अभी जिस पर दिख रहा है कि भगत सिंह जो कि गरम दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नरम दल वालों को वो कभी रास ही नहीं आए और ऐसी हर स्थितियों पर उनकी अवहेलना की गई, उनकी उपेक्षा की गई, उनकी आलोचना की गई, जहां ये लगता था कि अब गरम दल वाले लोग इसका प्रतिनिधित्व करके और इस आंदोलन में कहीं अपना श्रेय न ले जाएं। तो ये स्थिति तो वहां से प्रारंभ हुई। अब देश आजाद हुआ और भारत में एक कहते हैं आजाद भारत की पूर्ण सरकार बनी, पूर्ण सरकार बनी, मेरी बात सुन ले, पूर्ण सरकार बनी और पिक एंड चूज की राजनीति बहुत शुरू हो इंपॉर्टेंट गई। पॉइंट ये है जो पिक एंड चूज की राजनीति आखिर शुरू उन्हीं हुई, वही लोगों सारे को समस्याओं की जड़ उन्हीं है। लोगों को चुन लिया गया जो अपनी सुविधा के लिहाज से थे। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता, अगर भगत सिंह को चुना जाता तो उनका नाम बड़ा हो जाता, लोग जो है उनके फॉलो ज्यादा कर रहे थे, उनकी विचारधारा को ज्यादा मान रहे थे, उनके साथ ज्यादा जुड़ रहे थे। इसलिए राजेश यादव अपने लिहाज से डर लग रहा था उस वक्त के वर्तमान लोगों को। उन्हें ये लगता था कि अगर भगत सिंह का नाम आगे आएगा, अगर सुभाष चंद्र बोस का नाम आगे आएगा तो हम कहां जाएंगे, हमें लोग कहां पूछेंगे। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का इतिहास तो है नहीं, वो इसलिए दूसरे के इतिहास में इस तरह की
रोड़ा डालने का सर, ये तो काम देश करते का हैं। इतिहास है ना। आरएसएस सर, ये तो देश का इतिहास है ना। समय देश के अंदर आरएसएस थी, देश के अंदर आप बताइए कि देश की आजादी में आपकी भूमिका क्या थी और आप दूसरे के इतिहास में इस अरे तरह सर, जिनकी भूमिका थी, सर जिनकी भूमिका थी, क्यों कहती है कि उसकी क्या भूमिका थी? देश की आजादी में सबकी भूमिका थी, सिर्फ कांग्रेस की भूमिका नहीं थी। ये दावा और पेटेंट कांग्रेस अपने बल पर न ले रखे। देश का एक एक आदमी उस समय का देश की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ये पेटेंट लेके आप ना घूमे। भारत माता की आजादी के लिए हर आदमी ने योगदान दिया है। कांग्रेस ने जो ये अरे सर, एक मिनट, राजनीति ठीक किया, है, गलत ठीक है। किया है ये आप लोगों ने। ये जो राजनीति करते हैं आप लोग ने, यही सारे समस्याओं की जड़ है। सारे समस्याओं की जड़ यही है। अरे सर, हर बात आप में ये कह रहे हैं ना कांग्रेस, योगदान का। वंदना जी एक मिनट, कांग्रेस, वंदना जी एक मिनट, कांग्रेस वंदना जी एक मिनट। राजेश यादव साहब, जिसका योगदान था पहले उनके साथ तो न्याय कर दीजिए। अगर जिनका योगदान आप मानते हैं उनके साथ तो न्याय कर दीजिए। उनके साथ तो न्याय हुआ नहीं। और एक, ठीक है, एक मिनट, पीयूष ठाकुर साहब, जिनके योगदान को नकारा जा रहा है उनकी बात तो छोड़ दीजिए। जिनका योगदान है, जिनको स्वीकार करते हैं, उनके साथ न्याय कौन करेगा फिर? एक मिनट राजेश यादव साहब, वंदना जी प्लीज, राजेश यादव साहब प्लीज, पीयूष ठाकुर बोलिए आप, ठीक है, बोलिए राजेश, एक मिनट बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद डीयू में विपिन चंद्रा की बुक चलाई जा रही थी, इसमें भगत सिंह को टेररिस्ट कहा जाता था। उस बुक को हटाया गया और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विडंबना है इस देश की। देखिए, दूसरी बात, विडंबना है इस देश की। दूसरी बात, मिश्रा जी अभी स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम की बात कर रहे थे। 1980 में आया हुआ था, जो कि लाहौर कंस्पिरेसी केस को मानता ही नहीं है, कि उसका कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, और इस कारण से उनको शहीद का वहां पर वो पेंशन वाली जितनी स्कीम है वो नहीं मिल रही है। देखिए, तीसरी बात कि भगत सिंह के कजन हैं, उनका नाम अभय सिंह सिंधु है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो टेररिस्ट मानती है उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। देखिए राजेश जी, आपके वक्त में मैंने नहीं बोला था, फिर आप बोल नहीं पाएंगे, शांत रहिए आप। देखिए, उसके बाद सुनील चोपड़ा जी का कहना था कि मूर्ति, अरे कम्युनिस्ट पार्टी जब इस बात की बात करती है ना तो हास्यास्पद लगता है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, कहीं भी चले जाइए, मूर्तियों का अंबार इन्होंने लगा दिया है, लेनिन स्टालिन की मूर्तियों का। भगत सिंह की प्रो पुअर प्रो वर्कर पॉलिसी, अगर आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में क्या हालत कम्युनिस्ट पार्टी ने बना रखा था, केरला में क्या हालत बना रखा है। हालत ऐसी है जहां पर कि हिंसा और लोग गरीब परमानेंट रह रहे हैं। अगर उसकी अगर किसी सर, जिसके ठेकेदार बन रहे भगत सिंह की कितनी मूर्तियां बनाई हैं? आज अगर जनधन अकाउंट खोलने की बात हो या महिलाओं की उज्ज्वला योजना की बात हो, कि अत्यंत गरीब से गरीब व्यक्तियों को भी अगर अभी आपको बताऊंगा, उसकी समस्याओं का समाधान की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और एक आश्चर्य की बात यह है कि अभी सुमित चोपड़ा जी जिसके बारे में बात कर रहे थे कि भगत सिंह कौन सी किताबें पढ़ रहे थे, उनको मैं बता दूं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो सावरकर की किताब है, उसको भगत सिंह ने 1928 में प्रिंट करके छपाया हुआ था। तो ये भगत सिंह वो है, इसलिए भगत सिंह को क्लेम करने की कोशिश मत कीजिए। और भारत की आजादी के बाद जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है। एक चीज यहाँ पे बोलना, एक मिनट, छोटा सुनील चोपड़ा साहब आपके पास आ रहा हूँ, छोटा सा कमेंट दत्ता साहब का। ठीक है पीयूष, छोटा कमेंट दत्ता साहब आपका, छोटा कमेंट आपका, बोल देता साहब। सुनीत जी, आप शहीद भगत सिंह को लेनिन के विचारधारा के साथ मत जोड़िएगा, क्योंकि शहीद भगत सिंह औरबिंदो से भी उतना ही प्रभावित थे, स्वामी विवेकानंद से भी उतना ही प्रभावित थे, क्या बात कर रहे हैं सुनील चोपड़ा साहब? जी से भी थे, सबसे प्रभावित थे वो सबसे प्रथम वो राष्ट्रवादी थे। और लेनिन के कुछ किताबें अगर पढ़ लिए तो लेनिन का थप्पड़ नहीं लग गया शहीद भगत सिंह के ऊपर। किताब पढ़ने से वो लेफ्टिस्ट नहीं हो जाते हैं, जिसका झंडा बुलंद कर रहे हैं। शहीद का दर्जा कांग्रेस की सरकारों ने क्यों नहीं दी? मैं तो एक स्टेप और आगे जाता हूँ, फादर ऑफ द नेशन का जो दर्जा महात्मा गांधी जी को, जो हकदार थे महात्मा गांधी जी, उनको कानूनी तौर पे फादर ऑफ द नेशन का स्टेटस कांग्रेस सरकार ने दी। नेताजी का जो स्टेटस है, लीगल मान्यता जो मिलनी चाहिए, वो कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं दी। लंबी फहरिस्त, छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद चोपड़ा साहब से यहाँ पर पूछेंगे, जो वो दावा कर रहे हैं कि लेफ्टिस्ट थे और लाल झंडे के नीचे आना चाहते थे। आखिर कितनी भगत सिंह की मूर्तियां लगाई हैं उन्होंने? लेनिन की मूर्तियों को टूटने का इतना दर्द है तो भगत सिंह के लिए कितनी योजना की शुरुआत की? सुनील चोपड़ा साहब, सीधा सवाल, आप इसका दावा आप कर रहे हैं, लेनिन की मूर्तियों को टूटने का इतना दर्द आपने जाहिर किया, आखिर भगत सिंह की मूर्तियों को लेकर कितनी योजनाएं चलाने को लेकर आप लोगों ने काम किया है, वो जरा बता दीजिए। किया है, और मैं आपको बताता हूं कहां। भगत सिंह
को जिस आदमी ने उसके खिलाफ गवाही दी थी अच्छा वो कांग्रेस के नेता थे अच्छा हरियाणा में। अच्छा वहां पर भगत सिंह की मूर्ति नहीं थी। हम लोगों ने टोहाना का चुनाव लड़ा, हमारी जनवादी नौजवान सभा के स्टेट सेक्रेटरी जीते और हमने भगत सिंह की मूर्ति लगाई। अच्छा हम ये काम हर जगह करते आए हैं। हो गई जिम्मेदारी पूरी सर? हमारी मूर्तियां भीख में नहीं मिलती हैं, हम लड़के सर अपनी मूर्ति भगत स्थापित सिंह को ये करते हैं। देश भीख नहीं दे सकता है और इस देश की कोई सरकार नहीं दे सकती है। हम भी और हमारे जिस दर्जे को हम नहीं है। देने की बात कर रहे हैं वो उससे जिस कहीं देश ऊपर है, समाजवाद सुनीत होगा, बहुत जी, ऊपर है इससे वो। सुनीत जी समाजवाद आप होगा, ये सम्मान जरा होता है। बता दीजिए ना, वो अपने सम्मान आप होता ये है। जरा बता दीजिए ना, 34 years सारे 34 years जिसको लेफ्ट ये फ्रंट की करके सरकार बोलने बंगाल में में रही है। ये- आपने बंगाल के अरे, असेंबली में क्या शहीद भगत भगत सिंह सिंह का की मूर्ति एक आप लोगों ने मूर्ति लगाया? दत्ता साहब, 34 years के सरकार में बंगाल में शहीद भगत सिंह का मूर्ति आप लोगों ने लगाया क्या? बंगाल की असेंबली में, राइटर्स बिल्डिंग में कहां पे लगाया? आप जरा मुझे आपको बता पता दीजिए। नहीं है? कहीं पर भी नहीं जो है। चीज आपको अरे नहीं आप लोग मालूम है, तो उसकी नेताजी बात मत सुभाष करो। चंद्र बोस को दो जो का कुत्ता बोलते थे आप लोग। मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये बात, पर ये हकीकत है। आप लोगों ने इस तरह के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप जरा बताइए ना मुझे। आप कुछ बंगाल के बारे में भी नहीं जानते। बिल्कुल दत्ता, जब मैं रुकिए ना, आप- राजेश आशा जो आपसे पूछूंगा तो आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप बोलिए। अगर वो फैक्ट है तो उसको काउंटर करना चाहिए, बिल्कुल काउंटर करना चाहिए सर। आपके पास पॉइंट आप काउंटर कर लीजिए, आप कर लीजिए ना काउंटर सर। मैं तो उनको ही बोल रहा हूँ ये सर ये कम से कम ये संयम तो और किसी का गेस्ट का हो ना। अब मैं यहाँ बैठ कर टिकट तो नहीं सिखाऊंगा, कम से कम मुझे अपनी डिबेट भी कंप्लीट करनी है, ये तो खुद समझना चाहिए। सुनील जैसे भगत सिंह के साथी पंडित किशोरी लाल। एक मिनट, दत्ता साहब, एक मिनट, दत्ता साहब। क्या भगत सिंह के मूर्ति जरा सिर्फ मुझे बताइए ना। आपको कुछ 34 पता years नहीं तो है, आप लोगों आप ने अनपढ़ हैं। रूल किया बंगाल में, लेफ्ट फ्रंट की आप सरकार रही। अनपढ़ हैं। राइटर्स और आप बिल्डिंग में कहां अनपढ़ पे आप रहेंगे। लोगों ने स्थापित किया था आप शहीद भगत सिंह का अनपढ़ मूर्ति? रहेंगे। आज आप लोग ढिंडोरा ठीक है दत्ता पीटते हैं। साहब, ठीक है नेताजी दत्ता साहब, सुभाष दत्ता चंद्र साहब बोस को ठीक है, लेके तो अब और इंतजार शहीद करें। भगत और सिंह को दत्ता लेके साहब प्लीज, किस दत्ता तरह साहब का प्लीज, शब्दों का दत्ता इस्तेमाल साहब करते हैं आप लोग उस प्लीज, समय? आखिर और कितना वक्त हमने साकुर देश को लगेगा कि जब हम ये कह सके कि वो शहीद आजम है? देखिए भारतीय आपको पता ही नहीं है। एक ऐसी इलेक्शन पार्टी है जीत के जहां पर लगाई। कि 99 इंस्टीट्यूशन, 66 स्कीम्स, 26 स्पोर्ट्स ट्रॉफीज, 17 स्टेडियम, 9 एयरपोर्ट और पोर्ट, 41 अवार्ड, 37 हॉस्पिटल, 17 नेशनल पार्क्स, 37 रोड और 17 स्कॉलरशिप। वो एक परिवार, एक खानदान के नाम पर है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश के साथ जवाब न्याय दे दीजिए करेगी, इस पर देश की जाते जनमानस जाते का सम्मान करती है। जाते जाते और जवाब दे देखिएगा दीजिए इस इसका पर, निश्चित निर्णय जवाब मिलेगा। दे दीजिए राजेश यादव साहब। सारी की सारी योजनाएं जो गांधी परिवार के नाम पर, नेहरू परिवार के नाम पर। देखिए मैंने शुरू से कहा ये लोग राजनीति करने आए। नहीं सर, ये और तो सवाल है ना। देखिए, तो सुनिए, ये तो फैक्ट है। सुनिए एक मिनट नहीं, पीयूष ठाकुर, मैं तो पीयूष देखिए, ठाकुर एक मिनट वो लोग बोलिए। देखिए, मैं उन लोगों से भी आपके शुरू हो गई जिस दिन भगत सिंह को दरकिनार कर दिया गया, उनको ये नहीं देखते, उसी दिन राजनीति शुरू हो गई। के लिए उनके काला चश्मा लग जाता नहीं, है। राजेश यादव साहब की योजनाएं तो चली ना उनके नाम पर ही, योजनाएं तो चली ना, लेकिन भगत सिंह के नाम पर जीरो। 70 साल इसीलिए से सर, भगत सिंह के नाम पर जीरो योजना होदा है, नहीं। यही सवाल है। भगत और सिंह सर का नाम यही पर बेसिक कितनी भी है इसका। योजनाएं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप मैं कितनी योजनाएं की माफी बात चाहूंगा कर मिश्रा रहे साहब, हैं? बाकी मेहमानों से, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना कि इस देश में योजनाएं अगर चलाने का जिम्मा है तो सरकारों के, और वो तमाम योजनाएं चली तो गांधी नेहरू परिवार के नाम पर, लेकिन इस देश में एक बड़ी फहरिस्त है जो लगातार इन महान क्रांतिकारियों को दरकिनार करते रही। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। बाई खबरों के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए